अभी रात के 10 बज चुके थे और मैं सबके खाना खाने के बाद सिंक में रखते हुए जूठे बर्तन साफ कर रही थी। तभी अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। मुझे अचानक ही ध्यान आया कि अरे आज तो मैं छत पर से कपड़े लाना ही भूल गई हूँ। मैंने बर्तन धोना छोड़ दिया और जल्दी से अपने हाथ पहुँचते हुए छत की सीढ़ियाँ चढ़ते हुए छत पर चली गई। मैंने जल्दी से सभी कपड़े समेटे और छत पर बने हुए कमरे में ही उन कपड़ों को रखने के लिए चली गई। मुझे लगा मेरी ननद अंधेरे कमरे में किसी से बात कर रही है। उस रूम की लाइट भी ऑफ थी। बारिश की वजह से मैं जो कपड़े गीले हो गई थी, मुझे उन्हें फैलाना था, इसलिए मैंने लाइट ऑन कर ली। लाइट ऑन करती जब मैं उसने मुझे अचानक से पीछे मुड़ के देखा तो ऐसे लगा वाकई उसकी चोरी पकड़ी गई हो। मैंने उससे पूछा, क्या नूरा तुम इस वक्त छत पर क्या कर रही हो? उसने बोला, कुछ नहीं भाभी, मेरे दोस्त का फ़ोन आया था। बारिश की वजह से नीचे नेटवर्क नहीं मिल रहा था, इसलिए मैं यहाँ पर आकर बात कर रही हूँ। उसने नज़र चुराते हुए घबराते हुए बोला। मैंने उस वक्त उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। 4 दिन बाद ही मेरे देवर नीरज की शादी थी। घर में कोई भी इस शादी के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि लड़की हमारी जात बिरादरी की बिल्कुल भी नहीं थी। वह लड़की उसी कॉलेज में पढ़ती थी जहाँ मेरे देवर नीरज और मेरी ननद नूरा दोनों पढ़ते थे। नीरज को वह लड़की बहुत पसंद थी और दोनों पिछले 1 साल से एक दूसरे को जानते थे। उस उसकी लाख कोशिश के बाद भी सास ससुर और धीरज मेरे पति इस रिश्ते के लिए इनकार कर रहे थे। जब नीरज को लगा कि घर में कोई भी उसकी बात नहीं मान रहा तो उसने घर वालों को धमकी दे दी कि अगर आपने मेरी शादी रीमा से नहीं की तो मैं घर छोड़कर चला जाऊंगा। मेरे मेरे सास ससुर ने सोचा जवान लड़का है, कहीं सचमुच घर छोड़कर न चला जाए, इसलिए मजबूरन उन्हें अपनी बेटे की बात माननी पड़ी। अब सभी मिलकर एक लड़की को देखने गए थे। वह बहुत ही खूबसूरत थी। उससे बातचीत करने के बाद मेरा मन भी गदगद हो गया। जल्दी वह हमारे घर पर मेरी देवरानी बनकर आ गई तो मैंने देखा उसके पास एक सूटकेस है। इसके अलावा 2 बड़े-बड़े पुराने से थैले भी हैं। मुझे लगा कि शादी के बाद जो सभी लड़कियां नया सामान लेकर मायके में आती है, यह पुराने से 2 थैलों में लेकर क्यों आई है? मेरे घर का नौकर उन थैलों को भी अपने हाथ में थाम रखा था। मैंने बोला, मुझे दे दो, मैं रख देती हूँ। तभी मेरी देवरानी उसे अपने हाथ में ले लेती है और बोलती है, दीदी आप रहने दो, मैं खुद ही रख लेती हूँ। उसका इस समय पर बोलना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। मैं सोच रही थी कि क्या मैं इसके थैलों को लेकर भाग थोड़ी ना जाऊंगी। मैं इन पुराने चढ़े हुए थैलों का क्या करूंगी? और वह ऐसा व्यवहार कर रही थी। फिलहाल यह सब बात की बात हो गई। उसकी शादी को 2 दिन बाद ही जब मैं उसके कमरे में किसी काम के लिए गई तो उस वक्त कमरे में नहीं थी। तभी अचानक मेरी नज़र उन इस खाली थैलों पर पड़ी जो कमरे के कोने में रखी थी। मैंने चुपके से उन्हें खोला और देखा कि उसमें फटे पुराने कपड़े। मैंने सोचा मेरी देवरानी पागल तो नहीं है, छोटे मैले पुराने कपड़ों को अपने ससुराल क्यों लेकर आई है। तभी मेरी सास ने मुझे आवाज़ दी। मैं कमरे से बाहर आ गई। मेरी सास बोली, अरे बहू, आज तूने खाने के लिए रोटियां नहीं बनाई क्या? मैंने बोला, मैं नहीं बनाई क्या? मैंने बोला, बनाई है माँ जी। तो तू आज कहाँ छुपा के रख दिया? मुझे बहुत तेज़ भूख लगी है, तुम आसपास नज़र नहीं आ रही तो मैं खुद ही खाना निकालने के लिए चली आई और मुझे कहीं भी रोटियां नहीं मिल रही है। यह सब सुनकर तो मैं बिल्कुल चौंकते रह गई। मैं खुद किचन में गई। सचमुच मैंने जिस बर्तन में रोटी रखी थी वह पूरी तरह खाली था। हम दोनों का शोर सुनकर मेरी देवरानी और मेरी ननद दोनों वहाँ पर आ गई। वह बोली, हमें बहुत भूख लगी थी, हमने सभी रोटियाँ खा ली। मैंने बोला, क्या इतनी सारी रोटियाँ तुम दोनों ने मिलकर खा ली? मेरा तो मुंह खुला का खुला ही रह गया। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा, सिर्फ यह रोटियाँ ही मिलकर पूरे परिवार की रोटियां अकेले कैसे खा सकती है। खैर जो भी है, मैंने नौकर से बोल के फिर से सभी के लिए रोटियां बनवाई। वैसे मेरी देवरानी बहुत अच्छे स्वभाव की थी। वह हर काम में मेरी मदद भी करती थी। मुझे अपनी बड़ी बहन ही समझती थी और मुझे इज्जत भी दिया करती थी। पर कभी कभी उसका व्यवहार मुझे शक करने पर मजबूर कर देता था। वह बाजार तो कोई काम बता कर जाती, पर जब भी वापस लौटती तो उसके हाथ में वही दोनों पुराने थैले होते।
और कई बार मैंने गौर किया था कि वह जाते समय भी कई बार उन थैलों को अपने साथ लेकर जाती थी। इधर मेरी ननद नूरा का व्यवहार आजकल कुछ अलग लगता था। आज फिर से वह छत पर किसी से बात कर रही थी। मुझे सीढ़ियाँ चढ़ते हुए ऐसा लगा कि नूरा आज फिर से किसी से फ़ोन पर बात कर रही थी। मैं थोड़ा सा ऊपर गई तो मुझे सुनाई पड़ा, तुम चिंता मत करो, मैं अभी तभी सामान लेकर समय पर आ जाऊंगी। उसकी यह सारी बातें सुनकर मुझे बहुत हैरानी हो गई। मैंने सोचा, कहीं नूरा का किसी के साथ चक्कर तो नहीं चल रहा है। आखिर वह किस सामान को लेकर आने की बात कर रही है, वह कहाँ किसके साथ जाने वाली है। अभी तो उसकी कॉलेज की छुट्टियां भी चल रही है। यह सब सुनकर तो मेरा दिमाग खराब हो गया और मेरी धड़कन भी तेज़ हो गई। मैंने यह बात अपने पति को बताई तो उन्होंने मुझे बोला, थोड़ा सा घर पर ध्यान रखा करो। वैसे नूरा ऐसी लड़की नहीं है, लेकिन वह भी बच्चे से कम नहीं है, किसी की भी बातों में आ जाए। कुछ कहा नहीं जा सकता है, इसलिए तुम बड़ी होने के नाते इस घर की पूरी जिम्मेदारी अच्छे से निभा लो। मैं तो पूरे दिन ऑफिस में रहता हूँ, मैं क्या क्या देख लूँगा। मैंने बोला, ठीक है, मैं पूरा ध्यान रखने की कोशिश करूँगी। इसके बाद मैं अपने कमरे से निकलकर बाहर आ गई तो देखा मेरी देवरानी और ननद दोनों कहीं बाहर से आ रही। मैंने पूछा, तुम लोग कहाँ गए थे? तो उन्होंने जवाब दिया, हम लोग दोनों पार्लर गए थे। मैंने बोला, परसों ही तो हम लोग पार्लर गए थे और आज फिर से? इस पर मेरी देवरानी बोली, दीदी, उस दिन नूरा सिर्फ हेयर कट के लिए गई थी, पर आज उसे वैक्स करवाना था। मैंने बोला, अच्छा। तभी अचानक मेरी नज़र उसके हाथ पर गई। दोनों ने वही मैले थैले हाथ में पकड़े रखे थे जो मेरी देवरानी अपने मायके से लाई थी। तभी मेरी बेटी दौड़ते दौड़ते आई और बोली, मम्मी मुझे खाना दीजिए, भूख लग रही है। मैं जल्दी से किचन में गई और उसके लिए खाना निकालने चली गई। मैंने 2 रोटी निकाली और प्लेट में रखी और सब्ज़ी लेने के लिए जैसे पैन का ढक्कन हटाया तो देखकर मैं दंग रह गई कि पैन में तो सब्ज़ी है ही नहीं, जबकि घर में अभी तक किसी ने खाना ही नहीं खाया था। मैं तो अपना सर पीटती, आखिर मेरे घर में हो क्या रहा है। कभी सब्ज़ी गायब हो जाती तो कभी रोटियां गायब हो जाती थी। ऊपर से नूरा और रीमा दोनों की हरकतें भी बड़ी अजीब थी। यह सब सोच कर तो मेरा दिमाग खराब हुआ जा रहा था। मैंने इनडायरेक्ट रूप से रीमा से पूछा, तुमने खाना खा लिया क्या? उसने बोला, हाँ दीदी, सब्ज़ी बहुत अच्छी लगी थी, इसलिए मैंने पूरी सब्ज़ी खा ली। आप दोनों के लिए तो आप लोगों के लिए तो बची भी नहीं। मैंने फिर से अपना सिर पीट लिया। कोई अकेले केवल सब्ज़ी कैसे खा सकता है, वह भी इतनी सारी? क्या उसे पूरी सब्ज़ी खाने से पहले हम में से किसी के भी बारे में ध्यान नहीं आया? मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। यह सभी चीज़ें मेरी समझ से बाहर थी, इसलिए मैंने सोच लिया अब मुझे नूरा और रीमा दोनों पर ही नज़र रखनी होगी। आज मेरी देवरानी किसी काम से बाजार गई तो वह वापस लौटी तो वह लंगड़ा लंगड़ा कर चल रही थी। मैंने उससे पूछा, तेरे पैर में क्या हुआ है? तो उसने नज़र चुराते हुए बोला, कुछ नहीं दीदी, थोड़ा पैर में दर्द है। उसके बाद वह अपने कमरे में चली गई। तो मुझे ताजुब उस वक्त हुआ जब 2 घंटे बाद मेरी ननद कॉलेज से वापस आई तो वो भी रीमा की तरह ही लंगड़ा लंगड़ा कर चल रही थी। मैंने उससे भी पूछा तो उसने भी मुझे वही जवाब दिया जो रीमा ने दिया। अब मैं सब पानी सर से ऊपर चल गया था और मैंने पूछा, तुम दोनों सच सच बताओ, आखिर बात क्या है? मैं इस घर की बड़ी बहू हूँ और मेरे पति ने यह जिम्मेदारी मुझे दी है और मैं इस जिम्मेदारी को पूरे अच्छे से निभाऊं। उन्हें यह सब बातें पता चलेगी तो वह क्या सोचेंगे कि मैं अपनी जिम्मेदारियों से भागती हुई घर पर ध्यान नहीं दे पाती हूँ। मम्मी पापा की भी अब उम्र हो चुकी है, उन्हें भी आधी बातें चीज़ें दिखाई देती है और आधी नहीं, और सुनाई भी नहीं देता है। घर का इतना ध्यान रखेंगे, कितना ध्यान रखेंगे। इसलिए तुम दोनों मुझे सच सच बताओ कि आखिर बात क्या है। ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम दोनों के पैर में एक ही दिन और एक ही समय पर दर्द हो? इसके अलावा कभी कभी किचन में पूरी रोटियां गायब हो जाती तो कभी पूरी की पूरी सब्जी ही गायब हो जाती। पूछने पर भी तुम दोनों कोई सही जवाब नहीं देती। इसके अलावा कभी कभी दोनों के हाथ में वही पुराना थैला
जो तुम अपने मायके से लेकर आई थी। इन सब का क्या चक्कर है? दोनों मेरी बात सुनकर डर के मारे कांप रही थी और घबरा रही थी। उन्हें तो समझ ही नहीं आ रहा था कि भाभी की बात का हम क्या जवाब दें। मेरी ननद ने बोला, भाभी ऐसी कोई बात नहीं है, आप हमें गलत समझ रही है। मैं भी आज जिद पर अड़ गई कि मैं आज इन दोनों से सच बुलवा कर रहूँगी और इनकी राज के बारे में ज़रूर जान के रहूँगी। मैं आज हार नहीं मानूंगी। तभी मेरी देवरानी बोली, दीदी आप मेरे साथ चलिए, सारी सच्चाई मैं बताती हूँ। उसके बाद हम तीनों गाड़ी में लगभग 1 किलोमीटर आगे गए। रीमा के कहने पर हमारी गाड़ी एक आश्रम के बाहर लगी। मैंने रीमा से बोला, तुम लोगों ने गाड़ी से अनाथ आश्रम के बाहर क्यों रुकवाई? तभी उन दोनों ने बोला, आप आइए तो सही, आपको सारी सच्चाई पता चल जाएगी। मैं जैसे ही अंदर प्रवेश की, मैंने देखा कि वहाँ की लड़कियाँ वही कपड़े पहने हुए थी जो रीमा अपने मायके से लेकर आई थी। मैं देखते ही पहचान गई। रीमा ने बोला, मैं शादी से पहले दिन सारे कपड़े अपने साथ लेकर आई थी ताकि मैं उन्हें गरीबों में बांट सकूं। मुझे मायके में टाइम नहीं मिलता था, इसलिए मैं उन कपड़ों को अपने साथ लेकर आ गई थी। उसके बाद नीरा बोली, भाभी उस दिन जब आप छत पर आई थी तो उसी अनाथ आश्रम से फ़ोन आया था। मैं हर महीने ट्यूशन पढ़ाने के बाद जो पैसे कमाती हूँ, इसका आधा 10% दान यहीं अनाथ आश्रम में करती हूँ। मैं दान देने के बाद रसीद लेना भूल गई थी। रसीद में यह लोग नाम पता भी लिखते हैं और इसी के लिए उन्होंने मुझे रात को फ़ोन किया था। फिर उसने बात आगे बोला, रीमा भाभी और मैं दोनों मिलकर इन लोगों की कुछ मदद करते हैं। उस दिन जब रोटी सब्जी गायब हो गई थी, उसकी वजह यह हुई थी, यहाँ के बच्चे भूखे थे। उस दिन के खाने पीने का इंतज़ाम नहीं हो पाया था, तो मैं और भाभी एक दिन रोटी लेकर आए थे और एक दिन सब्जी लेकर। जितने लोग भी इस अनाथ आश्रम से जुड़े हैं, सभी अपने घर से बना हुआ खाना, कुछ न कुछ खाना लेकर ज़रूर आते हैं। हमने घर में किसी से इसलिए नहीं बताया कि पता नहीं घर के लोग जान पाएंगे या नहीं, तो यह हमें काम नहीं करने देंगे। और कहीं हम इन दोनों की बातें सुनकर तो मैं बिल्कुल हैरान थी। सचमुच में उन दोनों को क्या बोलती, जो एक नेक काम था। मैं तो अपनी ही दुनिया में खोई रहती थी। कभी सेवा के रूप को मैंने समझने और जानने की कोशिश ही नहीं की थी। मैंने नूरा और सीमा को बातों में मेरी भी आंखें खोल दी। तभी मैंने दोनों से पूछा कि उस दिन तुम दोनों एक साथ क्यों लंगड़ा कर चल रही थी? उस पर नूरा बोली, भाभी जब हम एक दिन अपने घर से खाना लेकर घर आ रहे थे तो उस कुत्ता खाने की महक की वजह से हमारे पीछे पड़ गया। हम दोनों डर के मारे तेजी से दौड़ पड़े। अचानक ही हम दोनों के पैर एक बड़े से पत्थर से टकरा गया और हम दोनों गिर पड़े, जिसकी वजह से हम दोनों को चोट लग गई थी। मैं आश्चर्य भरी नज़रों से उन दोनों को देख रही थी और मैंने भी यह प्रण कर लिया कि इस नेक काम में मैं भी उनकी मदद करूंगी। अपने लिए ज़िंदगी को तो हर कोई जी लेता है, पर हम किसी और के लिए कुछ करते हैं और तब हमें जो खुशी मिलती है उसकी तुलना हम किसी भौतिक वस्तु से नहीं की जा सकती है। तो धन्यवाद दोस्तों। आपको कहानी कैसे अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।